केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अपने एक हलफनामे में मतांतरित ईसाइयों और मुस्लिमों को दिए जाने वाले आरक्षण का विरोध किया है। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद 1961 से 2011 के बीच हुई जनगणना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के राज्यवार उपलब्ध आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे देश का अनुसूचित और आदिवासी समाज ईसाई मिशनरियों के निशाने पर है। वर्ष 1961 में देश में जनजाति समाज के लोगों की कुल संख्या 2,98,79,249 थी, जिनमें से 16,53,570 ईसाई बन गए थे, जो कुल जनजाति आबादी का 5.53% थे। वर्ष 2011 में देश में जनजाति समाज के लोगों की कुल संख्या 10,45,45,716 थी, जिनमें से 1,03,27,052 यानी 9.87% ईसाई थे। कुछ लोग कह सकते हैं कि विगत 5 दशकों में ईसाइयों की जनसंख्या बढ़ी नहीं, तो फिर यह मतांतरण का शोर क्यों मचाया जा रहा है। दरअसल ईसाई मिशनरियां देश के जनजाति समाज को ध्यान में रखकर एक दीर्घकालिक योजना को क्रियान्वित करने में लगी हुई नजर आती हैं। वर्ष 1961 में देश की कुल ईसाई जनसंख्या में केरल का हिस्सा 33.43% तथा मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा 7.93% था। अब केरल का हिस्सा घटकर 22.07% रह गया है तथा उपरोक्त 5 राज्यों का हिस्सा बढ़कर 23.38% हो गया है। जनसंख्या की दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्य भले छोटे माने जाते हैं, पर सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये देश के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर के मिजोरम, नागालैंड और मेघालय आज ईसाई बहुल राज्य हो गए हैं। अरुणाचल तथा मणिपुर में जिस तेजी से मतांतरण हो रहा है, उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले 1-2 दशकों में ये राज्य भी ईसाई बहुल हो जाएंगे। असम के दिमा हासो में 29.57 तो कार्बी जिले में 16.49% तक ईसाई जनसंख्या हो गई है। चिंता की बात यह है कि कुल जनजाति आबादी में से नागालैंड में 98.21%, मणिपुर में 97.42%, मिजोरम में 90.07%, मेघालय में 84.42% तथा अरुणाचल प्रदेश में 40.92% लोग ईसाई बन गए हैं। पूर्वोत्तर के ही असम में 12.75% तथा त्रिपुरा के 13.11% जनजाति बंधु
ईसाई बन गए हैं। अंडमान के 92.92% और गोवा के 32.67% जनजाति बंधु ईसाई बन गए हैं। झारखंड में भी 15.47% जनजाति बंधु ईसाई बन गए हैं और 46.41% ने अपने को अन्य कॉलम में लिखवाया है। जो अन्य हैं वे कल ईसाई हो जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 1971 में ईसाई 0.78% तथा अन्य 63.45% थे। वर्ष 2011 में अरुणाचल में अन्य घटकर 26.20% तो ईसाई बढ़कर 30.26% हो गए। नागालैंड में भी 1951 में ईसाई 46.04% तथा अन्य 49.50% थे। अब वहां अन्य 0.16% तथा ईसाई 87.92% है। यह एक तथ्य है कि किसी क्षेत्र के ईसाई बहुल होते ही वहीं से हिंदुओं का पलायन भी शुरू हो जाता है। वर्ष 1981 में मिजोरम में हिंदू 35,245 थे, जो दशकों बाद भी बढ़ने के बदले घटकर 30,136 रह गए हैं। इस प्रकार से पूर्वोत्तर में न केवल मतांतरण बल्कि राष्ट्रांतरण भी तेजी से हो रहा है। वहां दर्जनों अलगाववादी और आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। वैसे देखा जाए तो ईसाइयों द्वारा मतांतरण का षड्यंत्र पूरे देश में चलाया जा रहा है। विगत 2 जनगणना 2001 तथा 2011 के आंकड़ों को देखा जाए तो मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं से 1.5 गुना तो भी 30% के नीचे थी, पर ईसाइयों की आबादी की वृद्धि दर कई राज्यों में अप्रत्याशित थी। मात्र पिछले दशक में यानी 2001-11 के दौरान ही ईसाइयों की जनसंख्या जम्मू कश्मीर में 75.53%, बिहार में 143.23%, हरियाणा में 85.22%, हिमाचल में 64.51% की दर से बढ़ी है। एक समय ईसाई मिशनरियां जनजाति बहुल इलाकों में सक्रिय थी, लेकिन अब वे उन इलाकों में भी सक्रिय हैं जहां अनुसूचित जाति के लोग बड़ी संख्या में हैं। आजादी के बाद से जिहादी आतंकवाद और घुसपैठ पर तो चर्चा होती रही है, पर ईसाई मिशनरियों की ओर से कराए जाने वाले मतांतरण पर जितनी चर्चा होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। एक बार तो चुनाव के समय पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस ने यह भी ऐलान कर दिया था कि इन राज्यों में ईसाइयत के आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन होगा। ध्यान रहे कि फरवरी 2018 में नागालैंड में विधानसभा चुनाव के समय अंगामी बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर वी अटसी डोलाई ने आरोप लगाया था कि हिंदुवादी ताकतें
प्रलोभन देकर नगा समाज में प्रवेश कर रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने मतांतरित ईसाइयों और मुस्लिमों को आरक्षण का लाभ देने का विरोध कर एक साहसिक कदम उठाया है। केंद्र सरकार के हलफनामे के बाद विदेशी ताकतें पूर्वोत्तर को अशांत करने का षड्यंत्र रच सकती हैं, पर पूर्वोत्तर का समाज मूलतः देशभक्त और जुझारू है। विगत वर्षों में विकास की तेज रफ्तार से पूर्वोत्तर के राज्यों में न केवल शांति स्थापित हुई है, बल्कि एक आशा का संचार भी हुआ है। पूर्वोत्तर की राज्य सरकारें और केंद्र के बीच समन्वय एवं सहयोग से किसी भी षड्यंत्र को विफल किया जा सकता है। देश का एक और विभाजन ना हो, इसके लिए दलीय स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार का समर्थन और सहयोग समय की मांग है।